गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे एनडीए के बारे में, ठीक है, सॉरी डीएनए के बारे में। ओके चलो ठीक है, एनडीए का बैच है तुम्हारा। ओके तो काफी बच्चे इसमें सीडीएस एनडीए है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए के बारे में कि डीएनए किस तरीके से होता है, कैसे होता है और किन सबसे मिलकर के हमारा डीएनए का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, आ जाओ सभी बच्चे। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते प्रणाम। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज हम लोग यहाँ पर डीएनए से। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर बताई थी। क्या क्या बता दिया था मैंने कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में तो डीएनए के लिए एक यहाँ पर क्या दिया गया था, मॉडल यहाँ पर दिया गया था। क्या दिया गया था? एक मॉडल यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, और ये जो मॉडल यहाँ पर दिया गया था उसकी अगर आप बात करो तो इसे हम कहते हैं क्रिक एंड वॉटसन मॉडल, है ना। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 4 साइंटिस्ट थे यहाँ पर। पहले थे क्रिक, दूसरे थे वॉटसन, दूसरे थे यहाँ पर आपके कौन जो विलिकन्स हैं, और कौन थे यहाँ पे फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इन सभी ने, विल्किंस, फ्रैंकलिन, क्रिक, वॉटसन, इन सब ने मिलकर के डीएनए मॉडल यहाँ पर दिया था। लेकिन हुआ क्या था कि जो हमारी फ्रैंकलिन थी उनकी डेथ हो गई थी पहले ही, ठीक है, नोबेल पुरस्कार लेने से पहले ही। और इस वजह से आप क्या देखेंगे कि उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर नहीं किया गया। ठीक है, चलो ओके चलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, मतलब एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रही हूँ, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि डीएनए इज ए पॉलीमर। डीएनए इज ए पॉलीमर। ठीक है, डीएनए इज ए पॉलीमर, राइट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कि डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर है यानी कि यह एक बहुलक होता है। क्या होता है? यह एक बहुलक है, एक पॉलीमर यहाँ पर है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप पॉलीमर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा डीएनए होता है वह किस तरह का पॉलीमर है, यानी कि जो डीएनए है वह क्या है। तो हम आंसर करेंगे यहाँ पर कि जब कभी भी हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप सभी यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, तो आंसर आपको करना है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या होता है और डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे यहाँ पर बनता है, डीएनए का निर्माण किस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि जब कभी भी हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे तो जो भी हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जो भी हमारा यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसकी इकाई क्या होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाई यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले प्रश्न आपका पूछता है। तो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे बीट्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मोती हैं, तो मैं उनको क्या कहूंगी, मोनोमर। और जब वो एक साथ आकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर पॉलीमर। ठीक है, तो एक क्या हो गया हमारा यहाँ पे मोनोमर और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर पॉलीमर। ठीक है, तो मोनोमर का मतलब होता है एक, ठीक, और पॉलीमर का होता है मतलब बहुत सारे, यानी एक लक और बहुलक, मोनोमर और पॉलीमर। ठीक है, तो अगर आप सभी डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए क्या है, यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है बेटा, यहाँ पर यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनए की इकाई क्या होगी,
है ना। अब यहाँ पर जो नया प्रश्न बनेगा वह क्या है कि यह बताइए कि डीएनए की इकाई यहाँ पर क्या होगी। तो आपको आंसर करना है कि डीएनए की इकाई की जब हम बात करते हैं तो डीएनए की इकाई क्या होती है, तो आंसर करना न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है बेटा, न्यूक्लियोटाइड होती है। चलो एक बार फिर से समझाती हूँ, रिलैक्स हो जाओ, एक बार फिर से समझाती हूँ। मान लो मेरे पास मोती की माला है, ठीक है, मेरे पास एक माला है, मोती की माला मैंने पहन रखी है या फिर आप लोगों ने पहनी हुई है, ठीक है। अब मोती की जो माला होती है उसमें आप क्या देखते हो कि बहुत सारी मोतियां एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक यहां पर लगी हुई होती है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं कि बहुत सारी मोती की जो माला है वह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यहां पर लगी हुई होती है, और इसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम सभी यहाँ पर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि जो भी हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसकी इकाई यहाँ पर क्या होगी, उसकी इकाई होगी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि डीएनए की यूनिट क्या होती है, तो आंसर आपको क्या करना है कि जो डीएनए की यूनिट होती है वह है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है बेटा यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और डीएनए की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह किससे मिलकर के बना हुआ होता है। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह किससे मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है, और आपको यहाँ पर क्या आंसर करना है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप इन दोनों से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वह किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आंसर करना कि वह न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से जुड़ करके बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि जो न्यूक्लियोसाइड है वह किससे मिलकर के बना हुआ होगा। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो शर्करा और नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं उनसे मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और फिर आगे आप सभी को ये बात यहाँ पर पता ही है, क्या पता है आप सभी को, यह तो पता ही है। एक मिनट इसको सेट कर दूं, मैं फिर समझाती हूँ, ठीक है। बाकी आप सभी को यह बात पता ही है कि जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं वह दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन की अगर आप बात करो तो उसमें आपको ग्वानिन और एडेनिन दिखता है, जबकि अगर आप पिरिमिडिन के बारे में बात करो तो आपको साइटोसिन और थाइमिन यहाँ पर दिखता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले क्या कि भाई हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक डीएनए है, और डीएनए को हम सभी क्या कह रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोसाइड यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वह किससे बना हुआ होगा, वह किससे बना हुआ होगा। तो आंसर आपको क्या करना है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इनको, ठीक है। तो डीएनए की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीएनए जो होता है वो क्या है आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर आप न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ डीएनए। इसे हम सभी क्या कह रहे हैं, डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड किससे यहाँ पर बना हुआ होता है, तो आंसर करना कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पर यह बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसाइड और हाँ जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लिख लो, नोट्स बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वह न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना हुआ होता है। और नेक्स्ट आपका आता है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वह किसका बना हुआ है। तो अब आपको क्या आंसर करना है कि वह बना होता है डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजीनियस बेसिस से यहाँ पर बना हुआ होता है। बस आपको इतना ही ध्यान यहाँ पर रखना है, बस, ठीक है।
तो सबसे पहले डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसकी इकाई न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना हुआ है। और हम सभी को पता है कि जो क्षार होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिड के रूप में यहाँ पर बटे हुए होते हैं। और ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब आपके नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। जब आगे हम यहां पर चलते हैं तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब न्यूक्लियोसाइड बनता है, जब न्यूक्लियोसाइड यहां पर बनता है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। तो आंसर करना कि जो भी हमारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है और जो भी हमारा पेंटोज शुगर होता है उसके बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम सभी यहां पर कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो जो नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप होता है तो फॉस्फेट ग्रुप और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके बीच में आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जो दो हमारी न्यूक्लियोटाइड होती हैं वह किससे जुड़ी हुई होती हैं? फॉस्फोडाइस्टर से यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बाहर का भाग आपको दिखाई देगा, ये जो बाहर का भाग इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा, इसकी अगर आप बात करो तो यह क्या है? तो आंसर आपको करना है कि यह फॉस्फेट और जो आपका शुगर होता है उससे बना हुआ होता है। जबकि अंदर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस वाले हिस्से की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वह नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार से यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी एग्जाम में यह पूछा जाए कि कोई भी यहाँ पर डीएनए है, डीएनए के बाहर की जो बैकबोन होती है, डीएनए के बाहर की जो संरचना होती है, बाहर के वाले हिस्से की, वह किससे बनी हुई होती है? तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे कि यह तो शर्करा, किससे बनी है? शर्करा और फॉस्फेट से बनी हुई होती है, फॉस्फेट समूह से यहाँ पर बनी हुई होती है। जबकि अगर आप यहाँ पर अंदर के बारे में बात करें, अंदर, तो वह किससे बना हुआ होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना हुआ होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार का बना हुआ वह होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे चलते हैं, उसको समझते हैं कि जब हम डीएनए के किसी भी अणु को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिखाई देता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है कि आपका जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके से है, आपका जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके से है। तो एक जो स्ट्रेन दिखाई दे रही है, एक जो तंतु यहाँ पर दिखाई दे रही है वो क्या है? आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और दूसरी तरफ जो स्ट्रेन आपको दिखाई दे रही है वो भी क्या है? आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमारा जो डीएनए होता है वह कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है बेटा? वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल का क्या मतलब है कि जो भी हमारा डीएनए होगा वह कैसे होगा? इस तरीके से, इस तरीके से डबल हेलिकल। डबल मतलब दो यहाँ पर तंतु एक दूसरे से लिपटे हुए से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है कि दोनों स्ट्रेन प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर आप डीएनए के बारे में बात करो तो एक जो स्ट्रेन होता है वह कैसा होगा? नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जबकि दूसरा जो स्ट्रेन होता है वो ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि जब हम स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं, जब हम इन तंतुओं के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि एक जो तंतु है वह कैसा है? यहाँ पर नीचे की ओर जाता है और एक तंतु कैसा है? जो ऊपर की ओर यहाँ पर आता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं कि अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसे हम कहेंगे 3 to 5 ठीक है, और नीचे से ऊपर आ रहा है तो अगेन 3 to 5 ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, सिंपल वे में समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे तो फिर आप बहुत डिटेल में चले जाओगे। ठीक है, और उतना एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि 3 से 5 टीरा
जो होता है उस तरफ स्ट्रेन आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस तरफ तंतु आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जो दोनों स्ट्रेन यहाँ पर होते हैं वो प्रति समानांतर होते हैं, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? दोनों साथ साथ रहेंगे, लेकिन एक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और दूसरा तंतु यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो देखिए, अगर आप सभी यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा डीएनए होता है वह कैसा होता है? अपने एक्सिस में राइट हैंड यानी कि दाईं ओर मुड़ा हुआ होता है और डबल हेलिकल वह यहाँ पर बनाता है, यानी द्विकुंडलित आकृति बनाता है। दूसरे नंबर पर डीएनए के जो स्ट्रेन होते हैं वह कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब होता है यहाँ पर कि जो भी हमारा डीएनए का स्ट्रेन है उसमें एक स्ट्रेन यानी एक तंतु ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और एक तंतु नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और जो का शिरा होगा वह कैसा होगा? 3' to 5'। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान यहाँ पे रखना है। कल की पीडीएफ नहीं मिली है? अच्छा, मिल जाएगी, परेशान मत हो। चलो, तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं, डीएनए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो बाहर की संरचना यहाँ पर डीएनए की दिखाई देती है वह किसकी बनी हुई होती है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई होती है। जबकि नाइट्रोजनियस बेस की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो नाइट्रोजन युक्त क्षार की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो वो अंदर वाला हिस्सा यहाँ पर बनाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो दोनों स्ट्रेन होते हैं ये एक दूसरे से कैसे यहाँ पर होते हैं? एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, हेलिकल यानी सर्पिल आकृति में, एक दूसरे से यहाँ पर स्पाइरल के रूप में, हेलिक्स के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको यह बताया कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी अगर एक स्ट्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वह कैसा है? यहाँ पर नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, जबकि दूसरा वाला यहाँ पर ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। और ये जो हेलिक्स होता है ना, ये जो टर्न होता है, ये जो घुमाव होता है, वो हमेशा बाईं ओर घुमा हुआ होता है। कैसा बेटा? बाईं ओर घुमा हुआ होता है। और इसी वजह से हमारा जो डीएनए होता है उसको हम सभी बी डीएनए कहते हैं। तो कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे ना कि मैम बी डीएनए का क्या मतलब होता है? तो बी डीएनए का मतलब होता है कि जब हमारा डीएनए राइट साइड क्वाइल्ड है, यानी दाईं ओर घुमा हुआ है। कैसा? दाईं ओर घुमा हुआ होता है। तो उसकी अगर आप यहाँ पर बात करो तो वह क्या होगा? तो आंसर करना यहाँ पर डीएनए हमारा राइट साइड यहाँ पर घुमा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं कि दो स्ट्रेन, विपरीत स्ट्रेन में प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से यहाँ पर बंधे हुए होते हैं। तो चलो इसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। अब हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं उनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। क्या? कि अगर एक प्यूरिन है तो वो हमेशा जो बॉन्डिंग करेगा वह किससे करेगा? पिरिमिडिन से करेगा। किससे करेगा? पिरिमिडिन से करेगा। तो हमेशा जो प्यूरिन होता है वो पिरिमिडिन के साथ यहाँ पर बॉन्ड अपना बनाता है। ठीक है, तो आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पर हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है वो हमेशा एक दूसरे से इस तरह से नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ध्यान में रखना, कभी भी प्यूरिन के साथ और पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। हमेशा एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ ही यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड किसके माध्यम से बनाता है? अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पर प्यूरिन है, यहाँ पर पिरिमिडिन है, यहाँ पर प्यूरिन है, यहाँ पर पिरिमिडिन है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, या जिसको आप कह सकते हो हाइड्रोजन संधि या हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ये यहाँ पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब हम डीएनए को देखते हैं तो अंदर की ओर हमें क्या दिखाई देगा?
नाइट्रोजीनियस बेस दिखाई देगा, नाइट्रोजन युक्त क्षार दिखाई देगा। हमने ये पढ़ लिया है कि जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है उसमें एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन ही अंदर वाला भाग बना रहे हैं और ये आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से बंध बनाते हैं। आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से बंध बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बंध जाते हैं। तो यह किसके माध्यम से बंध रहे हैं या इनके पास कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो आंसर करना, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर होती है। कैसी होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो यहां पर आपका पॉइंट बनता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे क्या कह रहा है कि हमेशा जो ए होता है वह टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाता है, जबकि जो जी होता है वह साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, चलो इसे समझते हैं। हमें यह बात पता है कि जो एडेनिन और ग्वाइनिन है वह क्या होता है, प्यूरिन होता है। क्या होता है? प्यूरिन होता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो थायोसिन के बारे में, सॉरी थाइमिन के बारे में और साइटोसिन के बारे में, तो ये क्या होता है? तो आंसर करना कि ये पिरिमिडिन होता है। तो एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से बन रहा है। यहाँ पर एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। पर हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि हमेशा जो ए होता है वो टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो जी होता है वो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो बेटा, जब हमने डीएनए को देखा तो डीएनए के अंदर की तरफ हमको क्या दिखाई दिया? नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में क्या कर रहे हैं? इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन क्या क्या होता है? तो आंसर आपको करना है एडेनिन और ग्वाइनिन। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप पिरिमिडिन के बारे में बात करते हो तो जो पिरिमिडिन है वह क्या है? आपका थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हैं। पर आपको यहाँ पर स्पेशली प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एडेनिन है वह थाइमिन से किस बॉन्डिंग के माध्यम से जुड़ा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो आंसर करना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो ग्वाइनिन है वह साइटोसिन के साथ किस माध्यम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है? तो आंसर करना ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर बात करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि कल जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम जो जेनेटिक करेक्टर्स हैं, जो हमारे अनुवांशिकी लक्षण हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएंगे, है ना? ये भी तो बात आती है यहाँ पर कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएंगे? डीएनए के माध्यम से जाएंगे। लेकिन डीएनए में ऐसा कौन है, डीएनए में ऐसा कौन है जो अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है, जो लक्षणों को लेके जा रहा है? तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया ना, क्या प्यूरिन और पिरिमिडिन, यही उन लक्षणों को लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो यहाँ पर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बनता है उसको हम देखते हैं यहाँ पर 8th पॉइंट। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? 8th पॉइंट के बारे में। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि डीएनए का व्यास 2.2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो चलो इसको मैं आप लोगों को यहां पर समझाती हूं। अगर आप सभी डीएनए के बारे में बात करते हो तो डीएनए इस तरीके से है, डीएनए इस तरीके से है। ठीक है, और डीएनए की अगर आप बात करो तो डीएनए का जो व्यास आपको देखने के लिए मिलता है, यानी जो एक डायमीटर आपको देखने के लिए मिलता है, वह कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, जिसको आप सभी 2.0 भी बोल सकते हो, नैनोमीटर बोल सकते हो, पर 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास यहाँ पर होता है। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जैसे मान लो एक टर्न यहाँ पर शुरू हुआ और जो दूसरा टर्न है वो यहां पर आकर के खत्म हुआ, है ना? यहां से शुरू हुआ और एक टर्न यहां पर आकर के खत्म हुआ, तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक कितने बेस पेयर आपको मिलेंगे? बेस पेयर का क्या मतलब होता है यहां पर कि कितने नाइट्रोजीनियस बेस के जोड़े आपको यहां पर मिलेंगे? तो आंसर करना है 10।
कितने मिलते हैं यहाँ पर 10, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, बेस पेयरिंग बीपी। ठीक है, तो हमें यहां से लेकर के जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं, एक घुमाव में यहाँ पर पहुंचते हैं, या कह सकते हो कि एक मोड़ में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो हमें यहाँ पर कितना आपको नाइट्रोजनियस बेस का जोड़ा मिलेगा, तो आंसर करना 10 जोड़ा यहाँ पर मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर, 10 जोड़ा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। अब जैसे मान लो एक बेस पेयर यहाँ पर है और दूसरा बेस पेयर यहाँ पर है, तो एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है वह कितनी होती है, तो आपको आंसर करना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम यहां पर होती है। ठीक है, दाईं ओर घुमा हुआ दिखाई देता है, यानी कि राइट हैंडेड घुमाव यहां पर दिखाई देता है। बी डीएनए की अगर आप बात करो तो यह भी दाईं ओर घुमा हुआ दिखाई देता है, यानी राइट हैंडेड यह दिखाई देता है। जबकि जेड डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यह बाईं ओर घुमा हुआ दिखता है। तो ए और बी राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जो जेड होता है वह बाई हैंडेड, मतलब बाई दूसरी तरफ यहाँ पर होता है। व्यास की अगर आप यहाँ पर बात करो, यानी डायमीटर की अगर आप बात करो, तो ए डीएनए में 26 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर दिखता है, जबकि बी डीएनए में 20 दिखाई देता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछता है। और नेक्स्ट जेड डीएनए की अगर हम बात करें तो 18 माइक्रोन के आसपास आपको यहाँ पर जो व्यास होता है यानी डायमीटर होता है वह दिखाई देता है। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि हेलिक्स के प्रति मोड़ कितना होता है, 28, यहाँ पे 26 यानी 24 से लेके 26 और यहाँ पे 44 होता है। प्रति पेचदार मोड़ के आधार के जोड़े यहाँ पर कितने होते हैं, 11, जबकि हमारे में बेस पेयरिंग कितना होता है, 10 यहाँ पर होता है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 12 होता है। ठीक है, तो मोस्टली यहीं तक के प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो जोड़े के ऊपर और एक आपका इसका व्यास और दूसरा कौन सा हैंडेड यह यहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैम इसको नोट करना है, ये आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो एग्जाम में आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। पहले नंबर पर कि जो हमारा डीएनए होता है वह आनुवांशिकता का वाहक होता है। आनुवांशिका का वाहक कौन होता है, डीएनए होता है। डीएनए के माध्यम से ही जो भी हमारे लक्षण होते हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम जीन यहाँ पर कहते हैं। अब जैसे एक शब्द आता है ना जीन, तो आप सभी को यह बात पता होगी कि जो जीन होता है वो क्या है, हमारी आनुवांशिकता की इकाई होती है। क्या होती है बेटा, आनुवांशिकता की इकाई होती है। ठीक है, और ये जो जीन होता है वह क्या है, तो डीएनए में जो प्रोटीन बनाने वाला भाग होता है उसी को हम सभी जीन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। एक और शब्द यहाँ पर मैंने आपके एग्जाम में देखा था, एक प्रश्न पूछा गया है वन लाइनर कि भाई रेनोटेशन का क्या यहाँ पर मतलब होता है। एनोटेशन, ये क्या होना चाहिए था, एनोटेशन। एनोटेशन का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तब आपको आंसर करना है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सभी एनोटेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका डीएनए खत्म हो गया है और अगली क्लास में मैं आप लोगों को आरएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स में करवाऊंगी। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा तकनीकी इश्यू की वजह से कुछ दिक्कत अगर हुई होगी बेटा फिर से दोबारा एक बार पढ़ लेना और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल की अगर नहीं मिली है तो वो फिर से मिल जाएगी। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी आरएनए के बारे में, थोड़ी जानकारी दूंगी और देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ताकि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैम शायद हम समझ नहीं पाए या कुछ हमें डाउट हो रहा है या फिर उतने अच्छे से बेहतर हमें समझ नहीं आया, अगर ऐसा फील हो रहा है तो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना बच्चों तो वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक बार और पढ़ लेना इसको ध्यान से, है ना, एक बार और पढ़ लेना ध्यान से, हो जाएगा, परेशान मत हो, मैंने बहुत सरल तरीके से पढ़ाया है। हाँ, पीडीएफ जो नहीं मिली है बच्चा वो भी मैं बात करती हूँ, मिल जाएगी, ये वाली भी और पिछले वाली भी। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।